अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Dzień dobry, co słychacie? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku। पोलैंड और यूरोप के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, वेरीफाइड और क्वालिटी कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करूंगा कि मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर, बहुत ही अच्छे इंसान, वो एम्बेसी गए थे आज, और उनकी पूरी रुदाद और आप बीती आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं बताऊंगा कि पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान जो वीज़ा रिफ्यूज़ और रिजेक्ट करी जा रही है, आखिर वो कौन सी रीज़न लगा के रिजेक्ट करती है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सब्सक्राइबर प्राइवेसी की वजह से मैं उनका नाम और उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन, बहुत ही उनका एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल है। काफ़ी सालों का उनका उस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस है। उन्होंने डायरेक्ट पोलैंड में किसी कंपनी से कांटेक्ट किया और कंपनी ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट और जो डॉक्यूमेंट थे वो प्रोवाइड किए। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उन्होंने पोलैंड एम्बेसी ई कॉन्सुलेट पे जाके अपॉइंटमेंट अप्लाई की, और लकीली उनकी अपॉइंटमेंट 1-1.5 महीने बाद आ गई। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और एम्बेसी ने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। 2 हफ्ते के बाद जब वो पासपोर्ट कलेक्ट करने गए तो वो बताते हैं कि वहाँ पे तकरीबन 8 एप्लीकेंट थे, जिसमें से 2 वर्क परमिट वाले थे और बाकी स्टूडेंट्स थे। जब उन्होंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया तो अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो चुका था, उनका वीज़ा नहीं लगा। लेकिन पोलैंड एम्बेसी ने पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगा दी, जैसा कि डी कैटेगरी वीज़ा अप्लाई किया, इस डेट को अप्लाई किया, लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और जो दूसरे साथी थे, जो दूसरे एप्लीकेंट थे, साथी तो नहीं थे, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे उन सब का वीज़ा भी रिफ्यूज़ और रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद की वीज़ा रेशियो की क्या हालात हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जब से मैंने चैनल बनाया है, मुझे काफ़ी दोस्त शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, और उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनका जब रिफ्यूज़ हुआ तो उन्होंने अपील में गए। तो जब अपील में भी गए तो उसमें 99% रिजेक्शन थी। शायद मैंने सिर्फ एक ऐसा एप्लीकेंट था जिसका, वो भी सऊदीया से, जिनका अपील में लगा था। तो बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें तो अपील में भी कह लें कि रिजेक्शन ही होती है। आपको पूरी फीस पे करनी है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली रिजेक्शन होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हालात हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी रीज़न लगाते हैं, सबको किस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। मैं आपसे शेयर भी करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि टोटल तकरीबन 22 या 24 रीजंस हैं, ग्राउंड्स हैं, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि इस रीज़न की वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। अब देखिए, उनमें ये रीज़न भी हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं, या आपने अपने डेटा गलत दिया है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आप प्रोवाइड करें और आपको वीज़ा मिल जाए। ऐसी कोई भी वो रिजेक्शन नहीं लगाते। वो ऐसी रिजेक्शन लगाते हैं जो कि आप फुलफिल ही नहीं कर सकते। अब बात करते हैं वो कौन सी रिजेक्शन है। वो रिजेक्शन है रिजेक्शन नंबर 9 एंड रिजेक्शन नंबर 10। रीजन नंबर 9 एंड रीजन नंबर 10। अब रीजन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन टू लीव द टेरिटरी ऑफ पोलैंड, कि आपका जो इरादा है पोलैंड की टेरिटरी छोड़ने का, हमें मशकूक है कि आप नहीं छोड़ेंगे। एक ये रीज़न लगाते हैं। नंबर 10 भी इससे मिलती जुलती है। उसमें कहते हैं कि आपने जो एविडेंस दिया है, या जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है कि आपका जो इरादा है जाने का, हमें लगता है कि आपका इरादा उससे मुख्तलिफ है। तो ये 2 रीज़न लगाते हैं नॉर्मली रिजेक्शन की हर किसी को। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, इन इन जो रीज़न है इनको जो है बंदा एड्रेस करे। इसका सिर्फ जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज वो ये है कि आप एक स्टाम्प पेपर लिखें एम्बेसडर के नाम, और उनको बताएं कि काइंडली ग्रांट मी वीज़ा, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा सोल पर्पस काम करने का है, और जब मेरा काम ख़त्म होगा या मेरा वीज़ा ख़त्म होगा, आई विल कम बैक टू माई कंट्री, और यही मेरा इरादा है, यही मेरी इंटेंशन है। इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी फैमिली है, मेरे एसेट्स हैं, मेरा घर है मेरी, तो मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा। तो यही एक डॉक्यूमेंट है जो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कंपनी जो पोलैंड में है वो तो किसी तरह की इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब आप पोलैंड में एंटर हो जाते हैं यूरोपियन कंट्री में,
तो कंपनी में आपकी आज़ादी है, आपके राइट्स हैं, ये आपके राइट्स हैं। कंपनी आपको बाउंड नहीं कह सकते आप ये करें ये ना करें। जब तक आप उसके साथ काम कर रहे हैं, आपका कंपनी से लिंक है। जब आप कंपनी छोड़ देंगे या कंपनी अटेंड नहीं करेंगे, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो आपको तलाश करे और आपको वापस भेजे। तो इसमें कंपनी आपसे कोई हेल्प नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड इन माई ओपिनियन। ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखें, थोड़ा थोड़ा स्टडी किया करें, थोड़ा सर्च किया करें कि क्या हालात हैं स्टूडेंट्स के, पोलैंड की क्या स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स को लेके। यूके 100% वीज़ा देता है स्टूडेंट्स को, उनकी पॉलिसी है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी चलती ही फीस के ऊपर है। लेकिन जो पोलैंड है उनकी डिफरेंट है। हालांकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो तो उनको भी सोर्स ऑफ इनकम इसी पे है, जो फॉरेनर स्टूडेंट आते हैं और फीस पे करते हैं। लेकिन पोलैंड की हुकूमत कहती है कि स्टूडेंट आते हैं स्टडी वीज़ा लेके, लेकिन वो आगे से स्किप कर जाते हैं, नेक्स्ट किसी और कंट्री में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये इसको सख्त कर दिया है, वीज़ा रेशो को डाउन कर दिया है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है स्पेशली कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं तो आप अवॉइड करें, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं रिजेक्शन रेट के। लेकिन अगर आप मास्टर लेवल या एम फिल पीएचडी लेवल में आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, आइल्स में अच्छे स्कोर हैं, तभी आप इसका, और वो भी फिर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएं जिसकी रेपुटेशन है, जिसकी रैंकिंग है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन की है किसी एक सब्जेक्ट में और आप अभी किसी मास्टर किसी और सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी आपने नहीं करना, ये सिंपली आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी ओवरऑल सिचुएशन के जो एम्बेसी के हालात हैं और जो वीज़ा रिजेक्शन हो रही है और किस बेस पे हो रही है, ये आपके सामने है। मेरी कल बात हो रही थी एक दोस्त से, वो पोलैंड होते हैं, वो भी वर्क परमिट पे आए हुए हैं। तो वो बताते हैं कि सऊदीया, कतर और मिडल ईस्ट से फिर भी लोग आ रहे हैं। वो बता रहे थे पिछले महीने में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे मिले जो कि रिसेंटली आए हैं वहाँ पे। अपॉइंटमेंट्स बहुत डिले हैं मिडिल ईस्ट में भी, लेकिन वहाँ पे फिर भी चांस है वीज़ा। तो ये थी आज की वीडियो। काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।